हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज स्टार्ट करेंगे ग्रामर का न्यू टॉपिक, नया टॉपिक टेंस। टेंसेस। हमने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको बताया था सेंटेंस के दो सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके अलावा और एलिमेंट्स भी हमने सेंटेंस के देखे थे, सेंटेंस के बेसिक पैटर्न्स भी हमने देखे थे। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, ये सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, जिसके बगैर सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये टेंस और वर्ब, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? टेंस किसको कहते हैं? टेंस को डिफाइन कैसे करोगे? टेंस टेंस शोज टाइम। अगर टेंस की एक छोटी सी 3 वर्ड्स में डेफिनेशन देनी हो तो टेंस की सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन ये हो सकती है, टेंस शोज टाइम। टेंस टाइम बताता है। ठीक है, या यूं कहें आपके टेंस जो है वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जो सेंटेंस में टाइम की जानकारी दे। वर्ब इंग्लिश में 3 फॉर्म्स में होती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, V1, V2 एंड V3। जैसे गो, वेंट और गॉन, है ना। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हम वर्ब की इन 3 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथ में कभी कभी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, है ना। तो वर्ब की वो फॉर्म हमें टेंस की जानकारी देती है, टाइम बताती है। वर्ब की उस फॉर्म को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये बात किस समय की हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की, है ना। तो हम वर्ब की उस फॉर्म को टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं? टेंस हम कहते हैं वर्ब की उस फॉर्म को जो हमें टाइम बताए। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम, या टेंस शोज टाइम। टेंस शोज टाइम। टेंस टाइम बताता है। ठीक है, तो अब ये टेंस की जो स्टडी है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, या ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, उन्हें हम तब तक नहीं पढ़ पाते जब तक हम एक बार टेंस नहीं पढ़ लेते। और टेंस को पढ़ने के बाद, टेंस की स्टडी करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप फिर देख सकते हो। जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे वो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात तभी कर पाएंगे जब हम एक बार पहले टेंस के बारे में बात कर लेंगे। और दूसरी बात देखो, टेंस जो है वो सिर्फ वो ग्रामर के जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसके लिए नहीं पढ़ना है ना। टेंस तो हमें पढ़ना है सेंटेंस मेकिंग के लिए, है ना। हमें जो भी एसेज वगैरह लिखना है, जो भी हमारा वो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है, उसमें जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस हमारा किसी न किसी टेंस में तो होगा, है ना। तो कौन से टेंस का यूज़ कब करना होता है, कौन से टेंस का सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक हमारे सेंटेंस में ना हो, टेंस की मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अब टेंस शोज टाइम। टेंस हमें टाइम बताता है। 3 टेंस होते हैं। समय को हमने 3 भागों में बांटा है, टाइम को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, और जो अब आएगा वो फ्यूचर है ना। तो टेंस भी 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, आगे हमने हर एक टेंस को 4-4 टाइप्स में बांटा है। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर यही 4 टाइप्स पास्ट टेंस के होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर 4 टाइप्स ये कि ये फ्यूचर के भी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं 12 टेंस। वी हैव 12 टेंसेस इन ऑल। हाउ मेनी? 12। कुल मिलाकर टेंस कितना है हमारे पास? 12। अब अगर टेंस आपको टाइम बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव 12 डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट टाइम। टाइम के बारे में बात करने के आपके पास 12 अलग अलग तरीके हैं। 12 डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट टाइम। ठीक है ना। तो जब हम टेंस की स्टडी करते हैं तो हम हर टेंस में, हमें 12 टेंस पढ़ने हैं, और हर टेंस में पढ़ने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो उस टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, उस टेंस के स्ट्रक्चर्स हमें ये बताते हैं कि
उस टेंस का सेंटेंस कैसे बनाना है, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है मेन वर्ब के साथ तो कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, ये तो हुआ उस टेंस का स्ट्रक्चर या उस टेंस के स्ट्रक्चर्स। और दूसरा उस टेंस के यूसेज, वो टेंस कहाँ यूज़ होता है। जैसे अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हो सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बन सकता है। और उसके बाद जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेस की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, कब किया जाता है, किन सिचुएशंस में किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें हर टेंस में देखनी होती हैं। ठीक है, तो हम एक टाइप के टेंसेस को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल टेंसेस की, तीनों सिंपल टेंस एक बार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर तीनों परफेक्ट टेंस और फिर लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस ऑर्डर में चलेंगे हम। इस ऑर्डर में चलेंगे तो क्या होगा, एक तो कंफ्यूजन बहुत कम होगा, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा दो टेंसेस में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स। अब क्योंकि हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना, तो वी नो द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। पैटर्न और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है ये हमें पता है ना। ये मैंने आपको पहले जब वो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हम कर रहे थे तब बताया भी था आपको। पैटर्न में हम सिर्फ ये देखते हैं कि सेंटेंस में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में सपोज तीन चीज़ें हैं, एस, वी और ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये आपके सेंटेंस का पैटर्न होता है, एस प्लस वी प्लस ओ। ठीक है, अब इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, हाँ, इसका पैटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं। पैटर्न हमें ये सब चीज़ें नहीं बताता, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम वर्ब की फॉर्म, उसके साथ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो बताते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो जनरली आमतौर पर तीन स्ट्रक्चर्स, तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ होते हैं। उन तीन स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहला स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 1, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ज़रूरत होने पर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कभी कभी हम ऐड करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में होता है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। जनरली 4 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डू या डज। डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में यूज करेंगे नॉट का, नॉट के बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। अब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर को उल्टा करना होता है, इन्वर्ट करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इन्वर्जन से। हमेशा किसी भी टेंस का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
Interrogative sentences are formed by inversion. Inversion. Inversion means उसको invert करना. Invert करना मतलब उसमें जो order है, जो क्रम है शब्दों का, उसको change करना. मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को उसके बाद में लिखते हो. तो इसमें डू और डज को हम आगे लिखेंगे. डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है. एक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारे चारों ही टाइप के सेंटेंसेस हो गए. ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव. एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए चारों को ही. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर है ये. उसमें हमने ये चार टाइप के सेंटेंसेस देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब इस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखने की या नोट करने वाली बात कौन सी है? वो ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ कब करते हैं, कब नहीं करते हैं. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू और डज, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से डू का कब यूज़ करते हैं और डज का यूज़ कहाँ करते हैं. ठीक है, ये हमें इसमें ध्यान रखना होता है. तो देखिए, इसके लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है उसे देखा जाता है. ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तीन तरह का हो सकता है. तीन तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आपका सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन का होता है या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन. जैसे आई, वी, मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन है. यू सेकंड पर्सन है और ही, शी, इट, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में. ठीक है ना. तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड किया जाता है, नहीं तो नहीं. ठीक है ना. वही नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज का यूज करते हैं, अदरवाइज डू का यूज करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए देखना है किसको, सेंटेंस के सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे किसका, डज का. ठीक है ना. तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आते हैं, एक आई और एक वी. आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं. सेकंड पर्सन में एक ही आता है, दैट इज यू. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे थर्ड पर्सन के हैं. तो क्योंकि थर्ड पर्सन में बहुत सारी चीजें आती हैं तो हम थर्ड पर्सन को आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, दिस या दैट.
इसके अलावा जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो सारे, ऑल सिंगुलर नाउन्स, ऑल सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन्स का मतलब कोई एक नाम, किसी एक चीज का नाम, किसी एक इंसान, ह्यूमन बीइंग का नाम, कोई भी एक नाम। जैसे अगर मैं कहता हूँ हाउस, HOUSE, तो हाउस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि हाउस एक सिंगुलर नाउन है। अगर मैं कहता हूँ जॉन, किसी का नाम है JOHN, जॉन, तो जॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। जॉन एक पर्सन का, एक व्यक्ति का, एक इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है। तो जॉन कौन सा नाउन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है मतलब। तो जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है एक तो दे, दीज, दोज, और फिर जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं वो सारे। दे, दीज, दोज एंड ऑल प्लूरल नाउन्स। ठीक है ना? तब थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसके अलावा, आप क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही गिने जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना? तो इनके साथ साथ ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ साथ आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले कॉलम में, है ना? तो अब होता क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा इनमें से कोई एक होता है, इनमें से ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन, या इनमें से कोई, है ना? तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज सब्जेक्ट है आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है और आपका सब्जेक्ट है आई, आई मीन्स मैं। हाँ, आपको कहना है मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। आई सब्जेक्ट है और वर्ब है आपकी टीच, तो आपका सेंटेंस होगा आई टीच। ठीक है, आई की जगह अगर आपको सब्जेक्ट लेना है यू को और आपको यही वर्ब यूज करनी है तो आप कहेंगे यू टीच, तुम पढ़ाते हो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट होता ही या शी सपोज, और आपको यही वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाना होता तो आप कहते ही टीचेस, ही टीचेस, वो पढ़ाता है। वही वर्ब ही के साथ जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप वर्ब के साथ देखो ईएस का यूज कर रहे हो। आई टीच, यू टीच, लेकिन ही टीचेस। ठीक है, ही की जगह अगर आपका सब्जेक्ट होता शी और यही वर्ब अगर आप यूज करते हैं तब भी आप यही कहते शी टीचेस, क्योंकि ही और शी दोनों कौन से सब्जेक्ट्स हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करना होता है। इसकी जगह अगर हम किसी का नाम लेते हैं, सपोज जॉन, जॉन पढ़ाता है, जॉन टीचेस। नाउ जॉन इज अ सिंगुलर नाउन, जॉन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन्स किस में आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो जॉन टीचेस। इसकी जगह अगर आपको सब्जेक्ट लेना है, सपोज somebody, और यही वर्ब आपको यूज करनी है, somebody teaches, somebody teaches, कोई पढ़ाता है ना? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जहां भी आप यूज करोगे उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज जरूर करेंगे। और अगर सब्जेक्ट कोई और है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके साथ एस ईएस का यूज नहीं करना है। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आपको कहना है कि भाई मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो आपका सेंटेंस होगा आई डू नॉट टीच।
आई तो फर्स्ट पर्सन है ना। नेगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक तो डू और एक डज। फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू का यूज करेंगे, डज का नहीं। आई डू नॉट टीच। आप चाहें तो डू नॉट को दोनों को शॉर्ट फॉर्म में कंबाइन करके जोड़ के लिख सकते हैं, आई डोंट टीच, आई डू नॉट टीच, या फिर आई डोंट टीच, एक ही बात है। यू डू नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच। लेकिन अगर आपको ही के साथ यूज करना है इस वर्ब का, तो आप कहेंगे ही डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच। नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था ही, इसलिए हमने यूज किया डज का। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, कोई और सब्जेक्ट होता, तो हम यूज करते हैं डू का। ही डज नॉट टीच, जॉन डज नॉट टीच, इस तरह से। दे डू नॉट टीच, दे तो फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है ना। डज का यूज कब करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और दे कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो दे डू नॉट टीच। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन्वर्जन करना होगा, स्ट्रक्चर को उल्टा करना होगा। हाँ, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। हाँ, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच। क्या जॉन पढ़ाता है, डज जॉन टीच। डू दे टीच, प्लूरल सब्जेक्ट आते ही फिर डू का यूज करेंगे, डू दे टीच। सो दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड। हालांकि देखो, ये बिल्कुल एकदम बेसिक सी बातें हैं, फंडामेंटल सी बातें हैं, है ना। हम कई बार सोचेंगे कि भाई ये मतलब जिस लेवल पर हमको लेके जाना है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक और फंडामेंटल बातें हो रही हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां यहाँ इस लेवल पर भी हो जाती हैं। डू डज का ध्यान नहीं रखते, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज यूज कर लेते हैं, या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करके आ जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने बात की। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा है, देखिए, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर का यूज करना है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप समझ गए कि सेंटेंस में हमें इज, एम या आर को मेन वर्ब की तरह यूज करना है। ये इज, एम, आर, ये जो बी की वर्ब्स हैं, इन्हें कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो कभी इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो जब भी आप इज, एम, आर को मेन वर्ब की तरह अपने सेंटेंस में यूज करोगे, है ना, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और उसके बाद में जो भी वर्ड या फ्रेज आप यूज करेंगे ना, उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं, है ना। क्योंकि ये आपको याद होगा, हमने जब बेसिक सेंटेंस पैटर्न पढ़े थे, तो उसमें एक पैटर्न हमने देखा था, एस प्लस वी प्लस सी। तब मैंने वहां आपको बताया था कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और अगर सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो कोई लिंकिंग वर्ब है, तो उसके बाद जो भी वर्ड या फ्रेज आएगा उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इज, एम, आर के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इज, एम, आर के बाद में नॉट, नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इन्वर्जन होगा, इज, एम, आर को आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट।
ये चारों ही टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक बार देख लीजिए इसको। अब इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड सेंटेंस बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज अ यंग साइंटिस्ट, ही इज अ यंग साइंटिस्ट, वो एक यंग साइंटिस्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही, इसको हमने यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज किया है, और अ यंग साइंटिस्ट जो है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है। ही इज नॉट अ यंग साइंटिस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करना है, इसको पहले, सब्जेक्ट को उसके बाद में लिखना है। इज ही अ यंग साइंटिस्ट, क्या वो एक यंग साइंटिस्ट है? इज ही अ यंग साइंटिस्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इज ही नॉट अ यंग साइंटिस्ट, क्या वो एक यंग साइंटिस्ट नहीं है? इज ही नॉट अ यंग साइंटिस्ट। इसमें 3 वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, और इज, एम, आर में डिफरेंस जो है वो हम में से ज्यादातर लोगों को पहले से बाय प्रैक्टिस पता होता है। एम का यूज सिर्फ आई के साथ करना है, मैं, आई एम। ठीक है, इज का यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, तो उसके साथ इज का यूज करें, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आर का यूज करें, है ना। ये कोई नई या बहुत बड़ी बात नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, ये चीज हमें पहले से पता होती है बाय प्रैक्टिस, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ध्यान में रख लीजिए। आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आर। ये सेकंड स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो जब आप कहते हो ही इज अ यंग साइंटिस्ट, वो एक यंग साइंटिस्ट है, तो ये फ्रेज अ यंग साइंटिस्ट किसे डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। कौन यंग साइंटिस्ट है? ही इज अ यंग साइंटिस्ट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 3। सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? देखिए, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हैज और हैव, हैज और हैव को हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो जब आप हैज और हैव का यूज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसमें फिर साथ में मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस में हैज और हैव का यूज मेन वर्ब की तरह करते हैं, मेन वर्ब की तरह, है ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि ये
हाँ, स्ट्रक्चर में हैज़ और हैव का जो यूज़ हुआ है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और हैज़ और हैव को जब आप मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट के साथ डू या डज। बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था कुछ उसी तरह से, सब्जेक्ट के बाद डू या डज के बाद में नॉट के बाद हैव, हैज नहीं हैव, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो डू डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव और फिर ऑब्जेक्ट। चारों ही टाइप के सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि जो दो वर्ब्स हैं हैज़ और हैव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हैज़ का यूज़ कहाँ करना है और कब हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ और हैव में डिफरेंस तो ये है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, अब ये हमें याद हो गया होगा और ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत काम आएगा, स्पेशली जब आप टेंस पढ़ रहे हैं तब। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट, जितने सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो सारे, ठीक है, उसके अलावा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये जो वर्ड्स हैं ये आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। I have an empty box. I have an empty box. मेरे पास एक खाली बॉक्स है। ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। I have an empty box. I सब्जेक्ट है, have वर्ब है और an empty box जो है ये फ्रेज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, You have an empty box. तुम्हारे पास एक empty box है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा होता ही तो हम ही के साथ हैज का यूज करके कहते ही हैज एन एम्प्टी बॉक्स, ही हैज एन एम्प्टी बॉक्स, उसके पास एक एम्प्टी बॉक्स है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, अ लॉट ऑफ मनी जो है ये फ्रेज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप किसी का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अशोक। हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो हैज का यूज कब करना है, हैज का यूज तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तो आई के साथ डू का यूज करके आई डू नॉट हैव एन एम्प्टी बॉक्स, मेरे पास कोई खाली बॉक्स नहीं है। आई डोंट हैव एन एम्प्टी बॉक्स, आई डू नॉट हैव एन एम्प्टी बॉक्स। लेकिन आई की जगह अगर आपका सब्जेक्ट होता ही तो ही डज नॉट हैव एन एम्प्टी बॉक्स, उसके पास कोई एम्प्टी बॉक्स नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इन्वर्जन से बनेगा डू यू हैव एन एम्प्टी बॉक्स, क्या तुम्हारे पास कोई एम्प्टी बॉक्स है, डू यू हैव एन एम्प्टी बॉक्स। क्या अशोक के पास एक एम्प्टी बॉक्स है, डज अशोक हैव एन एम्प्टी बॉक्स। इसमें ध्यान रखिए एक बात का, अशोक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन अब हम यहां हैव का ही यूज करेंगे। एक बार हम डज यूज कर चुके हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। तो अब वो मेन वर्ब जो है ना, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में हैज है ही नहीं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक बार वापस देखें तो इसमें हैज और हैव की जो चॉइस आपको मिलती है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक वर्ब का यूज करना है, डू का या डज का। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, नहीं तो डू, ठीक है। और मेन वर्ब देखो हैव ही है, फिर यहाँ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको हैव का ही यूज करना है। इंट्रोगेटिव में भी यही है, डू या डज। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप डज का यूज कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फिर आप मेन वर्ब जो है वो हैव को ही रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स को देख लीजिए एक बार। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे, ये तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है, या तो इनमें से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था उस पर बेस्ड होता है, या सेकंड स्ट्रक्चर पर बना सेंटेंस होता है, या फिर इस तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात हो जाने के बाद फिर अब बारी आती है यूज की। अब हमें देखना है इस टेंस के यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज करते हैं। दो क्वेश्चन है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहला सवाल तो ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है उसका आंसर था ये जो तीन स्ट्रक्चर हमने देखे, ऐसे बनाया जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कब बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हम इस टेंस के यूसेस की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी जो टेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली जो ग्रामर और यूसेज वाले पार्ट में से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको सेंटेंस को पढ़ करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस हो सकता है, और उस टेंस की जो वर्ब की फॉर्म है वो आपको उसमें यूज करनी होगी। और अपने खुद के सेंटेंस बनाते टाइम भी आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, जो आइडिया जो थॉट इस वक्त मेरे माइंड में चल रहा है, इसको कहने के लिए इंग्लिश में कौन सा टेंस है, मतलब किस टेंस की मदद से मैं ये बात जो है वो कह सकता हूँ। स्टार्टिंग में, शुरुआत में अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती इंग्लिश के साथ बहुत अच्छी, तो शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है इन चीज़ों को लेके, बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। आपका ब्रेन इस चीज़ को पहले से अपने आप प्रोसेस करता रहता है बाद में। तो जब तक ऐसा ना हो तब तक थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के और इस पर ध्यान देना है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट uses of this tense, uses of the simple present tense। किस टेंस के यूज की बात हम करने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। कहाँ काम आता है ये टेंस, प्रेजेंट का टेंस है, हाँ, वर्तमान, प्रेजेंट। तो इसका मतलब कि इस टेंस का यूज जब हम करेंगे तब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे, इस समय की, वर्तमान की, जो टाइम चल रहा है उस टाइम की, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जिनमें से पहला यूज है हैबिट्स बताने के लिए। इस टेंस का यूज हम करते हैं जब हमें किसी की हैबिट बतानी हो, आदत, ठीक है, या कोई रिपीटेड एक्शन, मतलब किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो बार बार होता है, आदत के तौर पर होता है या रूटीन के तौर पर होता है ना। आप कहते हैं मैं हमेशा ऐसा करता हूं, ऐसा करना मेरी आदत है, ये तो बात हुई आदत की। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं रोज उनसे मिलने जाता हूं, मैं हर रोज उनसे मिलने जाता हूं, तो मेरा रोज उनसे मिलने जाने का रूटीन है, हाँ, ये रिपीटेड एक्शन है। कोई भी काम बार बार होता है, रोजाना होता है,
हफ्ते में एक बार होता है, महीने में एक बार होता है, या साल में एक बार होता है, 10 साल में एक बार होता है, लेकिन होता है ना, तो वो क्या है, वो रेगुलर एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले यूज करते हैं इन चीजों के लिए, हैबिट बताने के लिए या किसी रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए। फर्स्ट यूज to talk about habits and repeated actions. Habits and repeated actions. Habits मतलब आदत, repeated action means कोई ऐसा काम जो बार बार होता है, रिपीट होता है, रूटीन के तौर पर होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He always makes fun of others. He always, वो हमेशा दूसरों का मजाक बनाता है या दूसरों का मजाक उड़ाता है। Make fun of others. Make fun of others का मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना। He always makes fun of others. ऐसा करना उसकी आदत है। She never asks questions in the class. I get up at 6 o'clock every morning. The train to Mumbai leaves at 6 o'clock every evening. अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए अच्छे से। इन एग्जाम्पल्स में हमने या तो सब्जेक्ट की आदत बताई है, ठीक है, या हमने किसी रिपीटेड एक्शन का जिक्र किया है। कोई काम जो बार बार होता है, हमेशा होता है, हर रोज होता है, ऐसा हमने कहने की कोशिश की है। और देखो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हमने किया है। He always makes, जब हमारा सब्जेक्ट है ही तो हम वर्ब के साथ एस का यूज कर रहे हैं, makes. He always makes fun. जब हमारा सब्जेक्ट है she भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस का यूज कर रहे हैं, she never asks, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट है I फर्स्ट पर्सन तो वर्ब के साथ हमने एस का यूज नहीं किया, I get up, ठीक है। तो पहले दो सेंटेंसेस में तो आपने सब्जेक्ट की आदत बताई। पहला सेंटेंस कह रहा है कि वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरे सेंटेंस में आप कह रहे हो कि वो क्लास में कभी सवाल नहीं पूछती है, शी नेवर आस्क्स क्वेश्चंस इन द क्लास। क्लास में सवाल ना पूछना उसकी आदत है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये मेरा रूटीन है, ये इसको मेरी हैबिट भी कहा जा सकता है। द ट्रेन टू मुंबई लीव्स एट 6 o'clock एवरी इवनिंग। मुंबई को जाने वाली ट्रेन रोज शाम को 6 बजे रवाना होती है। अब ट्रेन की आदत तो नहीं कह सकते ना इसको, ट्रेन की हैबिट तो नहीं, लेकिन ट्रेन के जाने का ये समय है, ये रिपीटेड एक्शन है, ये रेगुलर एक्शन है, ऐसा रोज होता है। तो इस तरह की बातें कहने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। किसी की हैबिट बतानी हो या फिर कोई रिपीटेड एक्शन का जिक्र अपने सेंटेंस में करना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जब आप इस तरह की कोई बात कहने के लिए करते हो तो सेंटेंस में आप इस तरह का कोई एडवर्बियल यूज कर सकते हो,
ऑलवेज, यूजुअली, generally, frequently, regularly, often, sometimes, seldom, never। फिर इस तरह के एडवर्बियल्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा। ये क्या है? ये एडवर्बियल्स हैं। दीज आर एडवर्बियल्स, टाइम बताने वाले एडवर्बियल्स, फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्बियल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तब आपको इन एडवर्बियल्स का यूज करना होगा, नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जब आप हैबिट या रेगुलर एक्शन बताने के लिए करोगे तब आपको इन एडवर्बियल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी की कोई आदत बतानी हो या रेगुलर एक्शन बताना हो तो अभी हम देखेंगे आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और दूसरे यूसेस भी होते हैं, तो वहां हमें इन एडवर्बियल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन एडवर्बियल्स के बगैर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, हैबिट वगैरह बतानी होती है तब हम इनका यूज करते हैं। बेसिकली ये एडवर्बियल्स जो हैं ये टाइम नहीं बताते। दीज एडवर्बियल्स डोंट शो टाइम, दे शो फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। कोई काम कितनी बार होता है? हमेशा होता है, हाँ, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, बार बार होता है, हफ्ते में एक बार होता है, हर महीने होता है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये एडवर्बियल्स जो हैं फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। अब अगर आप कहते हो इट ऑलवेज हैपन्स, तो इट ऑलवेज हैपन्स का मतलब ऐसा हमेशा होता है। अगर आपको कहना है ऐसा आमतौर पर होता है, हमेशा तो नहीं होता लेकिन आमतौर पर होता है, तो आप कहेंगे इट यूजुअली हैपन्स या इट जनरली हैपन्स। आपको कहना है ऐसा बार बार होता है, तो आप यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली का, आप कहेंगे इट फ्रीक्वेंटली हैपन्स, मतलब बार बार ऐसा होता है। आपको कहना है ऐसा अक्सर होता है, तो अक्सर के लिए तो वर्ड है ऑफन, इट ऑफन हैपन्स। ऐसा कभी कभी होता है, इट समटाइम्स हैपन्स। और सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभार ही, ना के बराबर। अगर आपको ये कहना है कि ऐसा कभी कभार ही होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, तो आप कहेंगे इट सेल्डम हैपन्स। और ये कहना है आपको कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स। तो इस तरह से आप एडवर्बियल्स का यूज जो बात आपको अपने सेंटेंस में कहनी है उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये एडवर्बियल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होने वाले एडवर्बियल्स हैं। इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड यूज देखेंगे हम। और हम इस टेंस का यूज कहां कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हैबिट्स बताने के अलावा हम करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स बताने के लिए, साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स, टू टॉक अबाउट साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से होते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स हिंदी में जिन्हें कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य। वो फैक्ट्स जो हमें साइंस ने बताए, वो फैक्ट्स जो हमारे सामने साइंस ने रखे, विज्ञान ने रखे, वो साइंटिफिक फैक्ट्स। और वो फैक्ट्स जो जिनका संबंध मैथमेटिक्स के साथ है वो मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स को कहने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। जैसे ये एक साइंटिफिक फैक्ट है।
वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है उसकी, है ना। ऐसा किस टेम्परेचर पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। अब ये फैक्ट आपको किसने बताया? साइंस ने। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसलिए देखो हमने कौन सा टेंस की वर्ब यूज की है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वाटर फ्रीजेस, water contains hydrogen and oxygen, पानी में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये फैक्ट भी हमें किसने बताया? साइंस ने। साइंटिफिक फैक्ट है। आयन एक्सपैंड्स when it is heated। आयन का मतलब लोहा, एक्सपैंड मतलब फैलना। लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। आयन एक्सपैंड्स when it is heated। it is a scientific fact। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। 2 and 2 makes 4, मैथमेटिकल फैक्ट है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, एक मैथमेटिकल फैक्ट है ये, है ना। तो देखिए इन चारों सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। फ्रीजेस, कंटेन्स, एक्सपैंड्स, मेक्स, इस तरह से, है ना। अब इन सेंटेंसेस को ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे जैसे एडवर्बियल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़कर हमें पता चलता है कि ये दीज आर साइंटिफिक फैक्ट्स या ये मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें प्लीज डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस, कि जो टेंस के 2-3 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। 1-2 टेंसेस पहले हो जाएं अच्छे से। ठीक है। हमारी चिंता वो नहीं है कि इसमें टेंस के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। टेंस के तो जो भी 2-3 4 या 5 क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें बड़ी आसानी से कर लेंगे। एक बार हमने ये सारे टेंस देख लिए ना अच्छी तरह से, तो टेंस का क्वेश्चन उसको आंसर करने में हमें बिलीव मी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन हमारा एम उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा अलग है। हमारा एम ये है कि इन टेंसेस का यूज जब हम अपने खुद के सेंटेंसेस में करेंगे, ऐसे लिखते वक्त करेंगे, तब हमसे वहां कोई गलती ना हो। ऐसे राइटिंग में जब हम अपने खुद के सेंटेंस बनाएं तो उसमें टेंस की मिस्टेक हम हरगिज ना करें। तो वो एम लेकर के हम चल रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरह से हमारी जो वो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है, वो 250 मार्क्स वाला जो पार्ट है, उसकी तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। यही आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ये सब चीज़ें वहाँ काम आनी है। ठीक है। सिर्फ आइडिया के ऊपर वर्क करने से कुछ नहीं होगा जब तक लैंग्वेज अच्छी नहीं है। सिर्फ अगर आइडिया के ऊपर वर्क करेंगे कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स लिखूंगा और अपने विचारों को किस तरह से अरेंज करूंगा, सिर्फ वो सीख लेने से मार्क्स नहीं मिलते जब तक आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। ठीक है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड मिस्टेक्स हरगिज नहीं होनी चाहिए। टेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद में फिर वो बातें आती हैं कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूज देखते हैं इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड यूज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड permanent situations। फैक्ट्स, परमानेंट सिचुएशंस। प्रेजेंट के फैक्ट्स बताने के लिए, प्रेजेंट की परमानेंट सिचुएशंस बताने के लिए। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स, फैक्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं जिसको तथ्य, कोई ऐसी बात जो एक फैक्ट है, तथ्य है। हाँ, प्रेजेंट के फैक्ट्स, ऐसी कोई बात जो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, आज के टाइम में एक फैक्ट है, उसे कहने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हाँ, जैसे आप कहते हो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये एक फैक्ट है, ये प्रेजेंट का एक फैक्ट है। आप कहते हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, ये भी प्रेजेंट का एक फैक्ट है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट का एक फैक्ट है।
परमानेंट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट सिचुएशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो अभी फिलहाल परमानेंट है, जिसके अभी नज़दीक में, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में बदलने का कोई चांस नहीं है, उसको कहते हैं परमानेंट सिचुएशन। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट होने के साथ साथ परमानेंट सिचुएशन भी है ना? तो अगर मैं कहता हूं आई लिव इन मुंबई, है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं। तो ये कोई हैबिट थोड़ी ना है, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहना मेरी आदत तो नहीं कहलाएगा। ये क्या है? ये एक फैक्ट है, फैक्ट है, साथ साथ में परमानेंट सिचुएशन भी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई इज माय परमानेंट होम, मुंबई मेरा परमानेंट होम है, मेरा घर वहीं पर है और मुझे अपना घर और रहने का जो शहर है मेरा, उसके बदलने की मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मुंबई, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना? जॉन वर्क्स in an insurance company, जॉन किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। काम करता है इसका मतलब वो उसकी परमानेंट जॉब है, वो वहीं काम करता है। आप कहीं काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, है ना, तो वो आपकी आदत तो नहीं कहलाती, ना ही उसको आपका रूटीन कहा जाता है। आप काम करते हैं वहाँ पर, इसका मतलब आप वहाँ के एम्प्लॉई हैं, आप वहाँ के कर्मचारी हैं, और ये बात एक फैक्ट है। क्या है? फैक्ट। ये प्रेजेंट का एक फैक्ट है कि जॉन वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी इसी तरह का एक फैक्ट है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, और इन तीनों सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट का कोई फैक्ट बताया है या परमानेंट सिचुएशन बताई है। अब ऐसे सेंटेंसेस को भी जनरली एडवर्बियल की जरूरत नहीं होती, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली ऐसा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो एक फैक्ट है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा दोस्त वहाँ रहता है, ऐसा है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स। अब इसमें स्ट्रक्चर आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके पास में 3 स्ट्रक्चर्स हैं इस टेंस के, तो उन तीनों स्ट्रक्चर्स में से आप किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटेंस बना सकते हैं जिस तरह की बात आपको कहनी है। अगर आपको बी वर्ब का यूज करना है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब का, है ना, तो आपका सेंटेंस जो सेकंड स्ट्रक्चर है उस पर बनेगा, नहीं तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो काम आएगा सेंटेंस में। ठीक है। अब इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टेंस के बाकी यूजेस की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, इसको एक बार अच्छी तरह से वापस देख लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।